तिरंगे पर सियासत या सच्चाई से दूरी, आरोप बड़े लेकिन सबूत कहां? जनता को गुमराह करने का खेल। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनके संगी साथी अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया। ना ही समाजवादी है और ना ही ये संविधान को मानने वाले लोग हैं। ये बातें समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव की है। सपा की पुरानी आदत रही है कि बिना किसी रिसर्च के कुछ भी वो कहीं भी और किसी पर भी आरोप लगा दें। लेकिन अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े विपक्ष के नेता हैं और उन्हें ऐसे में इतनी बड़ी बात बोलना, वो भी बिना अंदर की जानकारी के, शोभा नहीं देता। नमस्कार, आप कैपिटल टीवी का खास शो देख रहे हैं जहां हम आपको सिर्फ खबर नहीं बताते बल्कि उसके पीछे के हर पहलू, हर सच का करते हैं पर्दाफाश। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। आज के पेशकश में अखिलेश यादव की इस मनगढ़ंत कहानी का करेंगे पर्दाफाश और बताएंगे सालों से छुपाई गई उस सच्चाई को। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए। भारतीय जनता पार्टी वो दल है जिन्होंने कभी भारत का झंडा नहीं अपनाया। उनकी मदर पार्टी, उनके संगी साथी अनरजिस्टर्ड अंडरग्राउंड लोगों ने कभी भारत का झंडा स्वीकार नहीं किया था। तो सुना आपने कैसे गलत इंफॉर्मेशन देकर उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं अखिलेश यादव। इस वीडियो में इन्होंने और भी बहुत कुछ कहा है जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन शुरुआत करते हैं अखिलेश यादव को वो छुपाई हुई बात बताने से जो ना शायद इन्होंने अपनी किताबों में पढ़ा होगा और ना हमें पढ़ाया गया और ना ही शायद इनके पिता मुल्ला मुलायम सिंह यादव ने इन्हें बताई होगी। जैसा इन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और उनके संघी ने कभी तिरंगे को अपनाया नहीं। कहीं ना कहीं ये संघ की बात कर रहे हैं जिन पर ये पूरा का पूरा अपोजिशन का इकोसिस्टम इस बात का आरोप लगाता है कि 52 साल तक संघ ने तिरंगे को अपनाया नहीं। संघ की तरफ से ध्वज ना फहराने के पीछे दो थ्योरीज चलती हैं। सबसे पहले थ्योरी पर जाए तो आरएसएस ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि भारत के संविधान में कहा गया था कि आम जनता अपने घर, अपने ऑफिस, संगठन के कार्यालय या निजी संस्थानों पर तिरंगा झंडा भी नहीं फहरा सकते, जिसे लेकर साल 2002 में सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका भी दायर की गई थी। साल 2002 में ही सुप्रीम कोर्ट ने फ्लैग कोड ऑफ इंडिया कानून में संशोधन को लेकर फैसला सुनाते हुए आम जनता को भी अपने घरों, कार्यालयों और मुख्यालयों पर तिरंगा झंडा फहराने की अनुमति दी थी। इसके बाद 26 जनवरी 2002 को आरएसएस ने नागपुर में अपने हेडक्वार्टर पर झंडा फहराना शुरू किया और यानी संघ ने जानबूझकर नहीं ऐसा किया बल्कि कानून की मजबूरियों के चलते 52 सालों तक ये झंडा आरएसएस ने नहीं फैलाया था। अब आइए दूसरी थ्योरी पे। 2002 से पहले स्कूलों में जो लोग पढ़ते थे उन्हें याद होगा कि 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त, उनके स्कूलों में तो अक्सर झंडा फहराया जाता था। फिर चाहे स्कूल प्राइवेट हो या फिर सरकारी, तो फिर कानून तो इन स्कूलों पर भी लागू होना चाहिए था, है ना। लेकिन यहीं पर इस मुद्दे को लेकर दूसरी थ्योरी भी लाइमलाइट में आती है। इंटरनेट पर मौजूद जानकारियों के मुताबिक 2002 में फ्लैग कोड ऑफ इंडिया लागू होने से पहले साल 1995 में नवीन जिंदल ने सबसे पहले दिल्ली हाई कोर्ट में इस मुद्दे को लेकर एक पिटीशन दायर की थी, जब उन्हें अपने रायगढ़ वाले फैक्ट्री पर झंडा फहराने से अधिकारियों ने रोक दिया था, यहां तक कि उन्हें जेल में भी डाल दिया था। लेकिन तब भी 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे खास मौकों पर आम लोगों को तिरंगा फहराने का अधिकार मिला। 15 जनवरी 2002 को कैबिनेट ने तिरंगा फहराने के मुद्दे को लेकर बनाई गई पीडी शिनॉय कमेटी की सिफारिशें मान ली और 26 जनवरी 2002 को ये नियम लागू कर दिया गया कि देशवासी कभी भी तिरंगा फहरा सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि तिरंगा फहराने को लेकर पहली थ्योरी तो कहती है कि 2002 तक कोई भी प्राइवेट संस्था या आम इंसान किसी भी मौके पर झंडा नहीं लहरा सकता था, तो वहीं दूसरी तरफ ये 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर जैसे खास मौकों पर आम लोगों को तिरंगा झंडा फहराने का अधिकार था। तो इसमें से सही क्या है?
इंटरनेट पर पब्लिक डोमेन में 2 ऐसे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं आज भी, जिससे इस बात की तस्दीक हो जाती है कि आम जनता खास मौकों पर ही तिरंगा फहरा सकती थी। पहला डॉक्यूमेंट 1982 का एक प्रोटोकॉल मैनुअल है जो पंजाब गवर्नमेंट की साइट पर उपलब्ध है। इस सरकारी मैनुअल में कहा गया था कि खास मौकों पर आम जनता को तिरंगा फहराने से नहीं रोका जाएगा। वहीं इसी मामले को लेकर 15 जून 1971 का मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का एक लेटर भी इंटरनेट पर मौजूद है। इसमें यह साफ लिखा गया है कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक राष्ट्रीय ध्वज सिर्फ खास सरकारी इमारतों पर ही फहराया जा सकता है, लेकिन नेशनल डे पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, जिससे यह साफ हो जाता है कि आजादी के बाद आरएसएस भी खास मौकों पर झंडा फहरा सकता था। 2002 में फ्लैग कोड ने लागू होने के बाद आरएसएस ने पहली बार 26 जनवरी 2002 को अपने नागपुर वाले मुख्यालय पर तिरंगा फहराया था, जिसके बाद से हर साल आरएसएस तिरंगा फहराता आ रहा है। हालांकि आरएसएस का ऐसा दावा भी रहा है कि 15 अगस्त 1947 पर, 26 जनवरी 1950 पर भी आरएसएस अपने हेडक्वार्टर्स पर झंडा फहरा चुका है। जो गौर करने वाली बात यह है कि जिस पार्टी को वंदे मातरम से दिक्कत है, यानी सपा को वंदे मातरम से दिक्कत है, परेशानी है, जो पार्टी उनका साथ देती है, जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं, वो पार्टी अब संघ पर देश विरोधी होने का आरोप लगा रही है। अब अखिलेश यादव के आगे की बयान सुनिए। जब ये सपा बसपा से चुनाव हार गए, उसके बाद बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को याद करने लगे, तो ना ये समाजवादी हैं, ना ही संविधान को मानने वाले लोग हैं ये, और ना ही देश हित में फैसले लेते हैं। देश हित में फैसले लेते, क्या समाजवादी पार्टी ही वो पार्टी नहीं है कि जब सत्ता में वो थे तब काशीराम जी का निधन हुआ था तो एक भी दिन का शोक आपने घोषित नहीं किया, और अब पीडीए करते हैं? क्या अखिलेश यादव वो नेता नहीं है जो मंचों पर बैठकर ये कहा करते थे कि हिंदू धर्म में क्या है, बस एक पत्थर रख दो, एक लाल झंडा गाड़ दो, हो गया, बन गया मंदिर, बन गए भगवान। आज वही अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी ब्राह्मण वोट जुटाने में नहीं लग गई है। यही समाजवादी पार्टी थी ना जिसने बसपा के शासनकाल में वो क्या कहा करते थे कि बस स्मृतियां बन रही हैं, प्रतिमाएं बन रही हैं, इतने पैसे खर्च किए जा रहे हैं। क्या आज आप वही पार्टी नहीं है जो ये कह रही है कि हम अगर सत्ता में आएंगे तो दलित नेताओं की प्रतिमाएं बनवाएंगे, स्मृतियां बनवाएंगे? अब जब इनको समझ आ रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी मैदान में AIMIM जैसे जो पार्टी है वो भी उतर चुकी है, तो समाजवादी के मुस्लिम वोट काटने की पूरी ये क्षमता रखते हैं। तो अखिलेश यादव भी अपने पिता यानी मुल्ला मुलायम सिंह यादव के MY समीकरण वाले रोड मैप को छोड़कर पीडीए का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया है। तो बात बेहद साफ है कि जिनके घर खुद के शीशे के होते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते। देश हित में फैसले लेते तो दुनिया में हमारे तमाम देश मित्र होते। आज सभी देशों को इन्होंने दूर कर दिया है भारत से। भारत की अपनी पहचान थी कि भारत के मित्र ज्यादा थे, आज भारत का कोई मित्र नहीं बचा। अखिलेश यादव कहते हैं भारत का कोई दोस्त नहीं रहा, हमारी अर्थव्यवस्था खत्म कर दी गई है। आपने यही लाइंस राहुल गांधी के मुंह से भी सुनी होंगी। जब भारत की इकोनॉमी पर राहुल गांधी ने डेड इकोनॉमी वाला बयान दिया था, तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव को याद करना चाहिए कि कैसे रशिया यूक्रेन युद्ध में सिर्फ भारतीय जहाजों और बसों को अपने नागरिकों को रेस्क्यू करने की इजाजत दी गई थी और पूरा वॉर थोड़ी देर के लिए रोक लिया गया था, सिर्फ इसलिए ताकि भारतीय लोग वहां से बाहर निकल सके। अखिलेश यादव को याद रहना चाहिए कि अभी हाल ही में चल रहे ईरान, इजराइल और यूएस युद्ध में सिर्फ और सिर्फ भारत के शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलने दिया गया। यहां तक कि ये रास्ता ना पाकिस्तान के लिए खुला ना चाइना के लिए खुला, सिर्फ भारत के लिए खुला। और उसके बाद अखिलेश यादव कहते हैं कि भारत का कोई दोस्त नहीं रहा। अखिलेश यादव कहते हैं कि अर्थव्यवस्था खत्म हो गई है। लेकिन अगर देश की बात की जाए तो 2014 से पहले अब की भारत की अर्थव्यवस्था में काफी फर्क आया है। 2013 से 14 के आसपास भारत की जीडीपी करीब $2 ट्रिलियन थी, लगभग 2 लाख करोड़ डॉलर के आसपास थी। उस समय भारत दुनिया के टॉप 10 में ही गिना जाता था। अब 2024-25 के आसपास भारत की जीडीपी बढ़कर करीब 3.5 से
$3.7 ट्रिलियन के बीच आ पहुंची है, यानी करीब 1.5 गुना ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। अभी के समय में भारत की ग्रोथ रेट करीब 6 से 7% के आसपास चल रही है, जो दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सबसे तेज मानी जा रही है। अब अगर उत्तर प्रदेश की हम सिर्फ बात करें तो 2016 और 17 के बीच उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी करीब 10 से 11 लाख करोड़ के बीच में थी। उस समय राज्य की अर्थव्यवस्था बड़ी जरूरी थी, लेकिन ग्रोथ की रफ्तार उतनी तेज नहीं मानी जा रही थी और इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट के मामले में भी यूपी बहुत पीछे माना जा रहा था। अब 2023 और 24 के आसपास उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था बढ़कर करीब 23 से 25 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच चुकी है, यानी लगभग 2 गुना से भी ज्यादा हो गई है। इस दौरान राज्य सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि यूपी को $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने की दिशा में काम चल रहा है। ग्रोथ रेट की बात करें तो 2017 के बाद यूपी की सालाना ग्रोथ आमतौर पर 6 से 8 के बीच रही है। कोविड के समय में थोड़ी सी गिरावट जरूर आई थी, लेकिन बाद में फिर से रिकवरी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एक्सप्रेसवे, एयरपोर्ट, इंडस्ट्रियल निवेश और डिफेंस कॉरिडोर जैसी परियोजनाओं ने ग्रोथ को सपोर्ट किया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि लोगों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा। तो 2011 के आसपास देश की साक्षरता दर करीब 74% थी, जो अब बढ़कर 2023 और 24 में लगभग 80 से 81% पहुंच चुकी है, यानी करीब 6 से 7% की बढ़ोतरी हुई है। अगर इसे ग्रोथ की बात की तरह समझें तो पिछले 10-12 साल में हर साल औसतन 0.5 के आसपास सुधार हुआ है। 2011 की जनगणना के आसपास यूपी की साक्षरता दर करीब 67 से 68% थी। इसका मतलब ये था कि हर 100 लोगों में लगभग 30 लोग अब भी पढ़ लिख नहीं पा रहे थे। खासकर ग्रामीण इलाकों और महिलाओं में साक्षरता की स्थिति और ज्यादा कमजोर थी। एक और चीज समझना बेहद जरूरी है कि यूपी में सिर्फ साक्षरता ही नहीं बल्कि स्कूल में बच्चों का नामांकन भी अब जाकर बढ़ा है और ड्रॉप आउट्स भी काफी कम हो गए हैं। हाल के रिपोर्ट्स के अनुसार कई क्लास में ड्रॉप आउट्स लगभग खत्म होने तक आ गए हैं और बच्चों के स्कूल में टिकना बढ़ता जा रहा है। इसका मतलब यह है कि आने वाले सालों में यूपी की शिक्षा और तेजी से सुधर सकती है। तो सवाल यह है कि क्या अखिलेश यादव ये सारे बयान देकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश और पूरे देश की जनता पागल है? क्या उन्हें ऐसा लगता है कि यूपी की जनता पढ़ी लिखी नहीं है, इन्हें क्या ही पता चलेगा, मैं कुछ भी बोल दूं? एक नेता होने के नाते ये ध्यान रखना चाहिए कि कहीं हम जनता को गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि जनता तैयार बैठी है ऐसे ही पर्दाफाश के लिए। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश के साथ।